कॉलेज वीडियो क्विज में नहीं पूछी जाती, मेनली जो होता है लेबोरेटरी टेस्ट आते होते हैं या फिर कॉजेज़ पूछ लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल इसके पढ़ते हैं जो इसके साइन सिम्टम्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सिनेरियोस के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब है क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या फीचर्स होंगे इसके अंदर। पहले जो फीचर्स आती हैं अर्ली फीचर्स ये होते हैं कि हाइपरटेंशन होती है पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद वेट गेन होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रंकल ओबेसिटी होती है। आप ठीक है, पेशेंट की क्या होती है कि उसके यहाँ से जो है ट्रंक जो होती है वो उसका मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि बाकी जो लिम्स वगैरह होते हैं वो जो है ना पतले पतले से होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। ट्रंकल ओबेसिटी होती है। उसके बाद है ना मून फेसिस हो जाता है। मून फेसिस ये होता है कि उसका अडीमा हो जाता है फेस का, तो वो ऐसे लग रहा होता है, ऐसे सॉरी जाता है ये जी बन के ऐसे ऐसे फेस हो जाता है उसका। ठीक है, तो मून फेसिस कहते हैं इसको। उसके बाद आता है बफेलो हम्प हो जाता है। ठीक है, बफेलो हम्प उसके जो पीछे की तरफ है, अगर हम बात करें इस तरफ से तो उसकी जो पीछे ये है नेक है, उसके पीछे से हम्प निकली होती है। ठीक है, उतनी मोटापे की वजह से बफेलो हम्प हो गई है। और उसके बाद जो है प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, क्योंकि जब कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जो है ना कैटाबॉलिक इफेक्ट ज़्यादा आते हैं बॉडी के। कैटाबॉलिक इफेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, तो मसल वीकनेस हो जाएगी। मसल वीकनेस भी इस तरह की होगी क्योंकि उसकी जो पेशेंट के ये वाले प्रोक्सिमल जॉइंट होते हैं, ये हाथ है यहाँ से, तो ये बहुत ज़्यादा उसकी वीकनेस हो जाएगी यहाँ पे। इवन वो अपना हाथ जो है वो उसने उठा भी नहीं पा रहा होगा। ठीक है, प्रोक्सिमल वीकनेस हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो रहा है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, जो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से हाइपर जो है ग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा तो पता है आपको क्या होने वाला है, अब डायबिटीज़ होने वाली है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जो जितने भी डायबिटीज़ के होती हैं सारे के सारे की ग्लूकोजेनेसिस होगी, ग्लाइकोज यूरिया होगा, प्रोडिप्सिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, सब कुछ इसके अंदर होगी। अब मैंने कहा कि इसके अंदर कैटाबॉलिक इफेक्ट होती है, तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी होगी, साथ साथ कोलेजन की ब्रेकडाउन भी हो रही है। कोलेजन की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, उससे क्या होगा कि जब कोलेजन की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कैटाबॉलिक इफेक्ट आएंगे। उसके बाद क्या आ जाएंगे स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएंगे। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेजाइल सी, पतली सी, मैंने ऐसे थिन स्ट्राई नजर आएंगे। स्ट्राई होते हैं ऐसे, मतलब कोई चीज़ बहुत नरम होती है तो वो इस तरह से कटी हो जाती है ना, तो हमें स्टाइल्स नजर आएंगे उसके एब्डोमेन के ऊपर। ठीक है, फ्रेजाइल होगी और स्टाइल नजर आएंगी और बहुत इजीली वो ब्रोक हो जाएगी, तो इजीली जो है ना ब्रूसिंग हो जाएगी। ठीक है, इजीली ब्रूसिंग हो जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा इसकी जो जॉइंट्स होती हैं वहाँ पे भी इफेक्ट्स अच्छे प्रोड्यूस होंगे कि उससे क्या हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर भी कैटाबॉलिक इफेक्ट ही आएगा। इसके अलावा क्योंकि इम्यूनिटी इसकी डिप्रेस हो गई है तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी डिप्रेस होने की वजह से। इसके अलावा इस पर हिर्सुटिज्म का इफेक्ट भी होगा। हिर्सुटिज्म भी इसके अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर हार्मोन्स की इम्बैलेंस हो जाता है, एंड्रोजन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो जाती है इसी वजह से ही कि जो एंड्रोजन होते हैं वो ख़राब प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा साइकिक इफेक्ट भी होते हैं, माइंड पे इफेक्ट भी होते हैं। जैसे बात है बॉडी के इफेक्ट आ रहे हैं तो साथ साथ माइंड के इफेक्ट भी होंगे, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आएंगे। और इसके अलावा जो है स्किन की पिगमेंटेशन भी। स्किन पिगमेंटेशन क्यों होती है? स्किन पिगमेंटेशन इसलिए होती है कि इसके साथ साथ जो है ना जैसे एसिड की प्रिकर्सर रिलीज हो रहे हैं, साथ साथ जो है ना मेलानोसाइट की स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे स्किन की पिगमेंटेशन मिलेगी, मतलब डार्कनेस मिलेगी स्किन की। ठीक है जी, अब आपका ये पेशेंट आ गया है, आप इसको माइंड में रख लें। अच्छा, आपने करना ये है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि कुशिंग डिजीज़ में था क्या, कुशिंग डिजीज़ था या एडिसन था। अगर हम बहुत बड़ी बात करें तो अगर आपने याद रखना है तो आप याद रखें कुशिंग का मतलब है कुशन, तो आप याद रखना है कि एक कुशन है। ठीक है, और कुशन जो है ना वो फील्ड है किसे, कोर्टिसोल से फील्ड है, तो आपको इससे याद रह जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि बॉडी स्पोज करें तो आपकी इसकी जो आपको नजर आ रहा है ये सारा ट्रंक और इसकी एब्डोमेन सारी आपको एक कुशन की तरह लग रही है। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका फैल गया। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब क्या क्या हो गया, देखिए इसके मून फेसिस हो गई, इसके सारा से इतना अच्छा खासा डीमा हो गया, तो ये इस तरह से मून फेसिस हो गई है। इसको ट्रंकल ओबेसिटी हो गई है, वेसिस की ओबेसिटी होगी, और आपको बता रहे हैं कि थिन सी स्किन होगी इसकी और स्ट्राया प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो कुटेनियस स्ट्राया हो सकते हैं, बफेलो हम पीछे तरफ बफेलो हम हो जाएगी। इसके अलावा कैटाबॉलिक इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके अलावा इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, हिर्सुटिज्म भी होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होती है, स्किन पिगमेंटेशन भी बढ़ जाती है। तो आपने इस पूरी पिक्चर को डायग्राम अपने माइंड में रखना है और कुशिंग सिंड्रोम को अच्छे से याद रखना है। और सारे यही जो है ना डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, तो आपने सबके सब जो है ना वो बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ये की जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ आपको कि अगर सपोज करें एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो गया है,
अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड का प्लीज़र कब कब होता है? मैंने बताया था आपको कि अगर ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो वो आके स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को। नॉर्मल इतना होता है और ये जो है ना बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होकर ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो हाइपरप्लेजिया करवा देना। हाइपरप्लेजिया से क्या होगा? डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगी, नोडुलैरिटी भी हो सकती है और येलो इन कलर में होगा। ठीक है, ये इसकी कौन सी ग्रोथ फीचर है। अगर हम बात करें कि ACTH इंडिपेंडेंट की बात करें, ठीक है, मतलब ACTH प्रोड्यूस नहीं हुआ लेकिन खुद ब खुद जो है ना ग्लैंड का एडेनोमा हो गया, तो उसमें क्या होगा कि वो अब ये इस तरह ग्लैंड था सारा का सारा, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हाइपरप्लेजिया नहीं हुआ, जबकि सिर्फ और सिर्फ वो जहाँ पे एडेनोमा हुआ है वही चीज़ बड़ी हो गई है। अब एडेनोमा हो गया है, इसने क्या किया है मैं बताती हूँ आपको। सपोज करें कि ये एडेनोमा बड़ा सा हो गया, ये ग्लैंड था और ये इसका एडेनोमा हो गया बड़ा सारा। इस एडेनोमा ने प्रोड्यूस किया क्या? कोर्टिसोल प्रोड्यूस किया। कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो गया, इसने जाके फीडबैक देना है कि ACTH को कहना है कि तुम कम प्रोड्यूस हो, तो ACTH कम प्रोड्यूस होगा। अब ACTH कम होगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो बाकी ग्लैंड की टिश्यूज़ थे जहाँ पे एडेनोमा नहीं था उसको कहेगा कि भाई अब ज़रूरत नहीं है मैं कोर्टिसोल की, कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा तुम स्प्रेस कर जाओ। तो सिर्फ और सिर्फ एडेनोमा वाला पार्ट बड़ा होगा, बाकी साथ जो ग्लैंड था वो पहले नॉर्मल सपोज नहीं वो इतना था तो वो छोटा होकर वो इतना हो जाएगा, उसकी एट्रोफी हो जाएगी, उसकी जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर था उसकी एट्रोफी हो जाएगी। एक ये थर्ड मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक्सोजिनस ले रहे होंगे, ठीक है, एक्सोजिनस लेंगे तो फिर ग्लैंड का क्या होगा कि उसकी एट्रोफी हो जाएगी। इसी आपने ग्रोथ कर लिए तीनों केसेस की फॉर्म में, आपने तीनों केसेस में बताना है कि किस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो एडेनोमा में क्या होगा कि इसका मैं सोलिटरी सा अलग सा सब्सक्राइब सा लिया नजर आ रहा होगा, येलो कलर का होगा, इनकैप्सुलेटेड होगा और एडजेसेंट जो कॉर्टेक्स होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड होगा या फिर उसकी एट्रोफी होगी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी भी उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर सपोज करें वहाँ से ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था पिट्यूटरी से, तो पिट्यूटरी में क्या चेंजेस आएंगी कि उसका क्या मसला हुआ है। उसमें हमने कहा था कि उसका क्या हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है और उसका पिट्यूटरी का भी कोई एडेनोमा हो सकता है। सो हमें उसमें सेल्स कैसे नजर आएंगे? हमें सेल्स कैसे नजर आएंगे? क्रूक हाइलिन चेंजेस। बस ये बात याद रख लें कि उसमें क्रूक हाइलिन चेंजेस होती हैं कि जो वहाँ पे ग्लैंड्स थे, ठीक है, जो कि स्क्रीट कर रहे थे ACTH स्क्रीट कर रहे थे, वो रिप्लेस हो जाएंगे किसी होमोजीनस लाइटली बेसोफिलिक मटेरियल से। बस ये लाइन याद रखनी कि उसमें वो बेसोफिलिक हो जाते हैं, ठीक है, बेसोफिलिक हो जाते हैं और होमोजीनस हो जाते हैं वो सेल्स। कौन से सेल्स? पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि एड्रिनल के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की, इसमें एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो हमने बात की थी एक्सोजिनस होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? एट्रोफी। और एट्रोफी भी कैसे होगी? बायलेटरल एट्रोफी होगी, यही इसकी मॉर्फोलॉजी ही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ACTH ये था एक्सोजिनस की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अगर हम बात करें कि ACTH जो है डिपेंडेंट है, ऊपर से R है, डिपेंडेंट है, तो फिर क्या होगी? हाइपरट्रोफी होगी। बस ये बात। और कौन सी हाइपरट्रोफी होगी? डिफ्यूज हाइपरट्रोफी होगी इसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि सपोज करेंगे प्राइमरी कॉर्टिकल का हाइपरप्लेजिया हो गया तो फिर क्या चेंजेस आएंगे? प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो उसमें जो प्लेजिया होगा उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बन सकते हैं, माइक्रो नोड्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, और मैक्रो नोड्यूल भी हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, मैंने थोड़ा सा रफ से कर दिया। अगर हम बात करें कि कोई भी एडेनोमा बन गया है, एड्रिनल ग्लैंड का एडेनोमा होगा या फिर अगर सपोज करें कार्सिनोमा होगा तो फिर हमें क्या नज़र आएगी इसके अंदर चेंजेस? उसमें हमें नज़र आएगा कि एक सोलिटरी सा अलग सा वेल सब्सक्राइब सा जो है ना एक छोटा सा एडेनोमा है और येलो इन कलर है और क्या है? इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। ये आपने कर लेना है। सो आपके सिर्फ और सिर्फ ये करना है। और उसकी जो कॉन्ट्रालेटरल जो पार्ट था मैंने पहले बता चुकी हूँ कि वो क्या हो जाएगा? सारा सारा एट्रोफी हो जाएगी उसकी। सो ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा ना अजीब सा है कि बहुत ही रैंडम सा है, इधर की पढ़ो उधर पढ़ो समझ नहीं आ रही, हमें याद क्या करना है। तो आपने मॉर्फोलॉजी जो है जस्ट रीड करनी है, आपकी UQS में नहीं आई हुई, आपने लैब टेस्ट देखने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके सिम्टम्स देखने हैं, उस पिक्चर को देखना है बस, और उसकी कॉजेज़ लाजमी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टू अवर स्नैरियोज के क्या हमने तब किया था और अब हमें क्या समझ चाहिए। अब आपको अच्छे से सब कुछ आ जाएगी। हमने पता 35 ईयर ओल्ड फीमेल थी और उसमें क्या थी? उसे एक्नी थी, ठीक है, और उसे हाइपरटेंशन था और उसे टेंकल ओबेसिटी थी, हाइपरग्लाइसीमिया था, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल था, लो ACTH था। तो आपको समझ आ गई होगी अब अच्छे से कि लो सीरम ACTH है, सीरम कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी एड्रिनल ग्लैंड का कोई एडिनोमा या वो है, ठीक है। उन्होंने ये हमसे नहीं पूछा, बस उन्होंने ये पूछा कि डायग्नोसिस क्या था? कुशिंग
सिंड्रोम है। इन लिस्ट 6 कॉजेज ऑफ एडिनल इंसफिशिएंसी। तो हम आगे इंसफिशिएंसी पढ़ेंगे तब आपको मैं कॉजेज करवाऊंगी इसकी। और मॉर्फोलॉजी पूछ ली उन्होंने फियोक्रोमोसाइटोमा की, तो मैंने आपको ये सारी की सारी करवा दी है। स्मॉल लियन हो सकती हैं, लार्ज हो सकती हैं, लार्ज होंगे तो हेमरेजिंग होंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ज़ैलबैलन था, इसके जो ग्लैंड्स थे वो स्पिंडल शेप के थे। इसके अंदर जो कैटेकोलामाइन्स के कंटेनिंग वेजिकल जो थे वो मतलब ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है। ये आपने सारे कुछ कर लेना है। और इसके अलावा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कार्सिनोमा और ट्यूमर को ऑन द बेसिस ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा की हमने कर ली थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, और गेंड ओवरवेट आ गया, और शी आल्सो कंप्लेंस ऑफ मसल वीकनेस, ये हमारा आ गया, ठीक है, हमने पढ़ लिया। ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज थी, ये हमने पढ़ ली है। इसके अलावा जो फेस ऑफ स्वेलन है या फिर मून फेसेस कह सकते हैं, ट्रैंकल ओबेसिटी हमने पढ़ ली थी, बफेलो हम्प हमने पढ़ लिया था, एब्डोमिनल कोटेनियस ट्राया हमने पढ़ लिए थे, बीपी बढ़ा हुआ था, मतलब हाइपरटेंशन था बहुत ज़्यादा। डायग्नोसिस क्या होगी, कुशिंग सिंड्रोम होगी, लेबोरेटरी वर्कअप क्या होगा, मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपके कॉज क्या है। क्या क्या थे कि कोर्टिसोल लेवल देख लेंगे पहले नंबर 1 पे, सेकंड हमने एसीटीएच लेवल देख लेना है, थर्ड लेवल पर हम डेक्सामेथासोन टेस्ट कर लेंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि एसीटीएच जो है पिट्यूटरी से आ रहा है या फिर एक्टोपिकली आ रहा है। और फोर्थ पॉइंट हमने सीटी स्कैन कर लिया था, फिर हमने एमआरआई कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फीमेल थी 25 ईयर ओल्ड की, उसको है जी हाइपरटेंशन, उसको वेट गेन है, उसकी ट्रंकल ओबेसिटी है, उसका मून फेस है, बस हमें कंफर्म हो गया कि कुशिंग सिंड्रोम है ये। अच्छा, इन्होंने बचा कि एंडोजीनस कॉजेज कौन कौन से थे। हमने कह लिया कि प्राइमरी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है, या फिर एक्टोपिक हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें प्राइमरी एडिनल ग्लैंड का ट्यूमर, कार्सिनोमा या हिपोप्लेजिया हो सकता है। उसकी बात करें हाउ विल यू डायग्नोसिस हमने लेबोरेटरी में अच्छे से कर ली है, 5 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद वियल डिस्टेंबर्स, ठीक है, इसको वियल डिस्टेंबर्स है, ठीक है, आंखों प्रॉब्लम हो गई, हिस्टोटिज्म हो गया है, मून फेस आ गया है, 24 एवर यूरिन फ्री कोर्टिसोल लेवल किया है, तो उसमें क्या मिला है कि कोर्टिसोल लेवल एलिवेटेड था। तो ये तो कंफर्म बात होगी, इसके बातों की बात ही नहीं बचती। उसके बाद सीटी स्कैन हमने किया, स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। तो मैंने आपको बताया था कि हम सीटी स्कैन करके देख लेते होते हैं कि वो जो ट्यूमर है एसीटी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो पिट्यूटरी का है या फिर बॉडी में किसी और की तरफ है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ कहाँ से मिला हमें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से मिला। तो ये कौन सा प्राइमरी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। डायग्नोसिस बता दिया, लिस्ट 2 और द इटोलॉजिकल टाइप ऑफ दिस डिजीज। तो आपने इटोलॉजिकल टाइप्स कौन सी थी, हमने की थी एक्सोजेनस, एक की थी हमने एंडोजेनस, ठीक है। एंडोजेनस क्या हमने की थी, प्राइमरी पिट्यूटरी की थी, दूसरी कौन सी थी एक्टोपिक, और कौन सी थी प्राइमरी एडिनल ग्लैंड की थी। तो वो इटोलॉजिकल टाइप होगी इसकी। हाउ विल यू डिटरमिन द इटोलॉजिकल कॉज ऑफ दिस डिजीज इन द लैब इफ नो रेडियोलॉजिकल, अगर रेडियोलॉजिकल डाटा नहीं है तो हमने लैब से हमने कोर्टिसोल का लेवल, हमने एसीटीएच का लेवल हमने देख लेना है, हमने डेक्सामेथासोन को करके देख लेना है एक्सप्रेस करके कि वो वाकई में पिट्यूटरी ग्लैंड का है या नहीं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे, आपकी ये हो गई हैं। आपको ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करें आप, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस लेक्चर से। आपने क्या करना है कि जो ये एडिनल वाला है ये सारा का सारा आपने एक पेज पे ही इसका बनाना है, ठीक है, पूरा का पूरा एक पेज बनाना है। मैं बता दूंगी दोबारा भी, ठीक है। हमने फिलहाल कुशिंग सिंड्रोम किया है, कुशिंग सिंड्रोम जो है वो इस सारे के अंदर आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो आपने इस तरह से इसके नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल तकरीबन एक पेज पे ही हो इसका सारा कुछ, ताकि आपको ज़्यादा कुछ जो है ना वो अलग से ना करना पड़े, ठीक है।